नमस्कार दोस्तों, बात 1949 की है जब पूरे चीन में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था और राष्ट्रवादी जो नेता थे, मतलब कि चीन के अंदर राष्ट्रवाद के समर्थन में आवाज उठाने वाले जो नेता हुआ करते थे और जो राष्ट्रवाद की अपनी मांगों को लेकर के ना पूरे चीन में विरोध प्रदर्शन कर रहे, उन्हें चीन के अंदर ढूंढ कर ना जेलों में बंद कर दिया जाने लगा या फिर उन्हें रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया गया। चीन के अंदर सरकार कम्युनिस्टों की थी और कम्युनिस्टवादी जो नेता थे वहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए नेता थे वो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी तरह से यह आंदोलन आगे बढ़े और वो हर कीमत पर इस आंदोलन को कुचलना चाहते। दरअसल चीन के अंदर इस राष्ट्रवादी आंदोलन को जनता एक आंदोलन के रूप में देखती थी, लेकिन वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार इसे अपने विरोध में एक भारी प्रदर्शन के रूप में देखती थी। यह क्रांति क्योंकि राष्ट्रवाद से प्रेरित थी, राष्ट्रवाद की मांग पर आधारित थी, इसलिए यह पूरी तरह से चीन के अंदर कम्युनिस्ट सरकार को चूमने लगी और सरकार ने इसे हर हाल में कुचलने की योजना बनाई। इसी संदर्भ में जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें चुन चुनकर मार देने लगे या फिर उन्हें जेलों में पकड़ कर बंद कर दिया जाने लगा। जब चीन की सरकार इस क्रांति को कुचलने के लिए अति स्तर पर हर प्रयास करने लगी तो राष्ट्रवादी नेता जो उस वक्त इस आंदोलन को संचालित कर रहे थे, मतलब कि इसे लीड कर रहे थे, वह चीन से भागकर चीन के बगल में एक द्वीप था वहां पहुंचकर या तो छुपने लगे या फिर वहां अपनी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रख लिया। इस द्वीप पर पहुंचने वाले चीन के लोग या तो राष्ट्रवाद के समर्थक थे या फिर चीन के अंदर इस राष्ट्रवाद की क्रांति को नेतृत्व करने वाले लीडिंग नेता, और धीरे धीरे करके इस द्वीप पर चीन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। या तो यूं कहें कि इस द्वीप पर चीनी क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके इस द्वीप पर चीनी लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और इन्हीं चीनी लोगों से भरा यह द्वीप जो कि चीन के भूभाग के करीब लेकिन चीन के लोगों और वहाँ की जो सरकार थी उनके बेहद फासले पर एक देश के रूप में उभरा और इसका नाम पड़ा ताइवान। शुरू में मछलियों को उत्पादन और निर्यात करने वाला ताइवान धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में खुद को विकसित करता गया और उसका यही विकास उसे खुद में हर तरह से सक्षम बनाने में पूरी तरह से कामयाब है। जल्द ही ताइवान दुनिया के सामने था एक अलग रूप में। चीन ने ताइवान पर कई बार हमला किया, लेकिन बीच समंदर में एक द्वीप के रूप में बसे इस ताइवान ने चीन को हर बार शिकस्त दी और चीन को मुंह की खानी पड़ी और इसी वजह से चीन को इसके लिए हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि ताइवान आज भी मानता है कि चीन ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और चीन एक बार फिर से ताइवान को चीन में मिलाने की भरसक कोशिश करेगा और इसी सिलसिले में चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसके लिए दुनिया के सामने वह काफी अग्रेसिव भी दिखता है। चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से ताइवान धीरे धीरे करके अमेरिका के पाले में चलता चला गया। अमेरिका ने भी अपने हितों के अनुरूप ताइवान को संरक्षण दिया और अपने संसद में एक विधान पारित किया जिसके तहत अमेरिका ने सुनिश्चित किया कि ताइवान की हर आत्मरक्षा के प्रयास में अमेरिका भरसक उसकी मदद जरूर करेगा। अमेरिका के इस कदम से चीन काफी भड़का रहता है और इनके बीच जुबानी जो जंग है ना वो आम है। अमेरिका भी चीन को अपने लिए प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और उसे काउंटर करने के हर प्रयास को जारी रखना चाहता है और अमेरिका अपने इसी प्रयास में ताइवान को एक बेहद अहम कड़ी मानता है। हालांकि बात सिर्फ इतनी नहीं है, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की है और शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमारे और आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर तरह की टेक्नोलॉजी में, चाहे मोबाइल हो, स्मार्ट घड़ी हो या फिर कोई अन्य स्मार्ट डिवाइस क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक कार हो, कोई रॉकेट हो, सुपर कंप्यूटर हो या फिर स्पेस स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण चीजें क्यों ना हो, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को शामिल करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सब में एक बेहद इंटरेस्टिंग और छोटी सी चिप लगी रहती है और जिसके बगैर ये सारी की सारी चीजें बेकार होती हैं। दरअसल इसे सेमीकंडक्टर्स चिप कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना जिसके बगैर ये सारे के सारे डिवाइस बिल्कुल बेकार होते हैं और इसी सेमीकंडक्टर चिप की पूरी दुनिया की कुल डिमांड का 60% अकेले ताइवान पूरा करता है। मतलब कि पूरी दुनिया की कुल सेमीकंडक्टर डिमांड का 60% अकेले ताइवान अपने अंदर प्रोडक्शन करता है। यह कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि इसका व्यापार पूरी दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर का है और इसी पर नजर चीन और अमेरिका दोनों का है। दोनों ही देश चाहते हैं कि ताइवान के इस इंडस्ट्री पर यानी कि सेमीकंडक्टर की ये जो इंडस्ट्री है ना उन पर इनका अपना कंट्रोल। चीन के अग्रेसिव यानी कि आक्रामक रवैये के चलते ना वन चाइना पॉलिसी मानने वाले देश आज भी ताइवान से सेमीकंडक्टर मेड इन चाइना लिखवा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि इस वक्त पूरी दुनिया इन सेमीकंडक्टर चिप के लिए ना ताइवान पर पूरी तरह से निर्भर है और यही वजह है कि चीन और अमेरिका दोनों ही ताइवान की इस इंडस्ट्री पर अपना कब्जा और कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है ना कि इतना सब होने के बाद चीन और ताइवान तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे और लगता भी है, लेकिन इन दोनों के बीच व्यापार रिकॉर्ड को देखें ना तो 2017 से 2022 के बीच चीन ने ताइवान से कुल 515 बिलियन ऑफ डॉलर का निर्यात किया है। मतलब कि ताइवान से निर्यात करने के मामले में चीन सबसे ऊपर है कि ताइवान की सबसे ज्यादा कमाई जो है ना वो चीन से होती है और इसी वजह से चीन ताइवान का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार भी उसकी कुल व्यापार। इसके बाद इसके आधे मूल्य का निर्यात अमेरिका ताइवान के साथ करता है, यानी कि ताइवान के साथ बिजनेस के मामले में दूसरा नंबर यानी कि निर्यातक साझेदारी का जो है वो अमेरिका का आता है। शायद इन पश्चिमी देशों और चीन तथा ताइवान के लिए बिजनेस और युद्ध दो अलग अलग चीजें हो सकती है। वहीं अगर अमेरिका की इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो अमेरिका हर वक्त चीन की विस्तारवाद नीति से ना काफी परेशान रहता है और इसलिए ताइवान के अलग अलग जो द्वीप समूह है ना उनपे अधिकतर जो है अमेरिका के सहयोगी हैं, जिसका उपयोग जो है अमेरिका कूटनीतिक तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए करता है। ताइवान के इतना करीबी होने के बावजूद अमेरिका वन
चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान को पूरा संरक्षण देता है और इसकी सुरक्षा की हर गारंटी लेता है। क्या आपको पता है कि दरअसल चीन समंदर में आज नियंत्रण को लेकर के जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है या फिर करता है, इसे द्वीप श्रृंखला रणनीति कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो समंदर के जो अलग अलग भाग है, जैसे कि कोई टापू हो गया या फिर आइसलैंड द्वीप वगैरह, इस तरह की जो छोटे छोटे जगह है ना, उन पे कंट्रोल किया जाता है सबसे पहले। और उसके बाद इन जो समुद्री मार्ग है उनमें हर तरह के व्यापार, आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। दरअसल चीन की यह रणनीति 1940 से पहले या फिर यूं कहें कि 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन और सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए अपनाया था। मतलब कि एक समय था जब ऐसी ही नीति अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ अपनाया करता था। आज वैसे ही सेम नीति चीन और अमेरिका एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपनाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन सारे मसलों पर भारत के यानी कि हमारे देश हिंदुस्तान के क्या रुख है और भारत इन सब मामलों के भी क्या नीति रखता है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन 1949 से ही भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है। मतलब कि भारत मानता है कि ताइवान और तिब्बत दोनों ही चीन के अभिन्न हिस्से हैं। हालांकि भारत एक कूटनीति के तहत ऐसा करता है, क्योंकि अगर भारत का कहना है, भारत अगर ऐसा मानता है कि वन चाइना पॉलिसी को मानता है, तो चाइना को भी वन इंडिया पॉलिसी को ही मानना होगा। हालांकि 2010 से सभी तरह के जो सरकारी दस्तावेज है उनमें भारत वन चाइना पॉलिसी को हटाता रहा और अब इसका इस्तेमाल नहीं करता। चीन से दुनिया के अपने हित हैं, लेकिन ताइवान शुरू से ही दुनिया के सामने अपनी मान्यता को लेकर के कोशिश करता है। मतलब कि चीन चाहता है कि दुनिया भर के जो देश है वो उन्हें एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दें, है ना, और उनका सम्मान करें। और अब 14 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो ताइवान को समर्थन देते हैं, यानी कि ताइवान के समर्थन वाले 14 देश हैं जो कि ये मानते हैं कि ताइवान एक अलग राष्ट्र के रूप में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन पिछले दिनों चीन के प्रभाव में आने के बाद मेडागास्कर जो है वो ताइवान को अपना दिया हुआ समर्थन वापस ले लिया और अब इस ताइवान के अपने पाले में 13 देश बचे हैं। जबकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 180 यानी कि 180 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक अलग राष्ट्र नहीं मानते। और दरअसल इसके पीछे वजह है ना कि वो सारे के सारे देश ऐसे हैं जो वन चाइना पॉलिसी को मानने वाले हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन ताइवान सेमीकंडक्टर चिप के मामले में दुनिया के लिए अहम है और इसी वजह से चीन और अमेरिका दोनों के लिए ताइवान अहम हो जाता है और यही सबसे बड़ी लड़ाई की वजह भी है। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों को दुनिया अच्छे से जानती है। एक तरफ जहाँ चीन अपनी विस्तारवाद नीति से अपने पड़ोसियों और पूरी दुनिया को परेशान रखता है, तो वहीं अमेरिका अपने इंटरेस्ट को लेकर के जो तबाही दुनिया में मचाता है उससे भी पूरी दुनिया भली भांति अवगत है।